हेलो दोस्तों, मैं अरुण सक्सेना एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एग्जामपुर टीचिंग स्कूल चैनल पर। सभी साथियों का, सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। और आज की क्लास के अंतर्गत फिर वही काम, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को डेवलप करना। एक और मॉक टेस्ट। बच्चों की बहुत डिमांड आ रही थी। जब मैं पढ़ाता था, रेगुलरली क्लास लेता था, तो बच्चे बार बार कहते थे सर टेस्ट लीजिए। अब तो मॉक टेस्ट आपके, ये समझ लीजिए मैंने आपके अंदर बैठे हुए सारे डर को खत्म कर दिया है। और आज बेहतरीन प्रकार का मॉक टेस्ट होने वाला है आपका। आज के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं है, ये मैंने बनवाए हैं। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब मैं कराता हूं तो वो सरल लगते हैं आपको। आप कहते गुरुजी लॉलीपॉप लेके आए हो। अरे यार, मेरी गलती नहीं थी, वो आए हुए क्वेश्चंस थे इसलिए सरल लग रहे थे। अब ये बना के लाए गए क्वेश्चंस हैं, ये सरल नहीं लगेंगे आपको। तो बहुत बेहतरीन प्रश्नों का संकलन आज जबरदस्त तरीके से हम इन पे चर्चा करने वाले हैं। जल्दी से जल्दी आप जुड़ चुके हैं, अपने साथियों को जल्दी से जल्दी जोड़िए, कनेक्ट करिए। जितने भी प्यारे विद्यार्थी जुड़ चुके हैं उन सबका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत। पल्लवी सैनी जी, नीरज पंडित जी, नीरू पंडित जी, कुमार अमित जी, विवान सिंह जी, नेहा सिंह ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत। प्रकाश श्रीवास्तव जी, गोलू मोलू जी, कपिल दीक्षित जी, सभी का हार्दिक स्वागत। और सभी मित्र बंधुओं, सखा साथी सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को हैप्पी दीपावली। हैप्पी दीपावली की तो बाढ़ आ गई है भाई। आज दीपावली का त्यौहार, और दीपावली के त्यौहार पर भी देखिए हमारी मेहनत का किस प्रकार से हमारी मेहनत चल रही है। दीपावली के त्यौहार पर भी आपको क्लास मिल रही है, ये बहुत बड़ी बात। किसी भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में दीपावली के दिन टीचर आपको नहीं पढ़ाएगा, लेकिन यहाँ एग्जामपुर टीचिंग स्कूल चैनल पर अरुण सर आज दीपावली के दिन भी आपके सामने क्लास लेकर उपस्थित हैं। 14 नवंबर की डेट, दीपावली की डेट, और क्लास बदस्तूर जारी है। चलिए, ये हमारी मेहनत है आपके लिए। अब आपको देखना है कितनी मेहनत आप अपने लिए कर पाते हो। मैंने कल भी कहानी सुनाई थी कछुआ और खरगोश की। तो कछुए की तरह लगातार लगे रहना है, मेहनत करते रहना है। सभी को जितने भी विद्यार्थी कमेंट लिखकर बोल रहे हैं हैप्पी दीपावली, सबको हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली की। माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ गणेश जी आपके जीवन में नई खुशियां लाएं, आपको सफलता दिलाएं, ऐसी शुभकामनाएं मेरी। सबको एक बार फिर से तहे दिल से, दिल की अनंत गहराइयों से दीपावली की शुभकामनाएं। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 1 स्क्रीन पर आपके सामने देखिए। प्रश्न नंबर 1 स्क्रीन पर आपके सामने है। राष्ट्रीय आपात का संबंध निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से है? थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं जिससे कि आपको ये चीजें ज्यादा अच्छी तरीके से दिखाई दे सके। राष्ट्रीय आपात का संबंध निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से? विकल्प है आपके सामने अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360 और विकल्प डी। इनमें से कोई नहीं। 4 विकल्प आपके सामने, आप जवाब दीजिए फटाफट से। राष्ट्रीय आपात का संबंध किससे होता है? देखिए, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आपने झड़ी लगा रखी है, और ज़्यादातर स्टूडेंट इस प्रश्न का सही जवाब दे रहे हैं, क्योंकि ये प्रश्न बहुत देर तक आपके सामने रहा है। जरूरी नहीं कि आप पे आता ही हो, इंटरनेट से भी खोज लिया होगा। मैं जान रहा हूँ सारे स्टूडेंट की कमेंट की बाढ़। विकल्प ए को बता रहे हैं सॉरी विकल्प बी को सभी लोग सही जवाब बता रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब है आपका। अनुच्छेद 352 के तहत ही राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। देखिए, देश में 3 प्रकार के आपातकाल लगते हैं। कितने प्रकार हैं आपातकाल के हमारे देश में? 3 प्रकार। पहला प्रकार है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपात। दूसरा है राष्ट्रपति शासन, और तीसरा है आपका वित्तीय आपातकाल। तीसरा आपातकाल क्या है? वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 के तहत लगाया जाता है।
राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है और वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 के तहत लगाया जाता है। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 तीनों में आपातकालों की चर्चा। और किस किस प्रकार का आपातकाल लगता है मैंने आपको बता दिया। भारत में राष्ट्रपति महोदय आपातकाल की उद्घोषणा करते हैं। कौन आपातकाल की उद्घोषणा? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। और जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगा होता है तब मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त हो जाती है। किसको? संसद को प्राप्त हो जाती है। और लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल इस ड्यूरेशन में एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो ये राष्ट्रीय आपातकाल की कुछ विशेषताएं थी जो मैंने आपको बताई। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर हम चलेंगे। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। चलिए, उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अगला क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर आपके सामने देखिए। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे ये बताना है आपको। 4 विकल्प आपके सामने और चारों विकल्पों में छांट लीजिए फटाफट से। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, विकल्प ए चर्चा कर लेते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम, फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर जाकिर हुसैन और इनमें से कोई नहीं। 4 विकल्प आपके सामने। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति का नाम आपको बताना है। और जैसा कि मैं आपके कमेंट देख पा रहा हूं, सारे स्टूडेंट एक तरफ से झड़ी लगा दिए इस प्रश्न का उत्तर देने की। सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का, विकल्प सी, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल सत्य प्रश्न है, सत्य आंसर है। देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति रहे। इनको मिसाइल मैन क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन कहा जाता है। और ये भारत के परमाणु जो बम है ना, परमाणु कार्यक्रम के मुखिया थे और इन्हीं के निर्देशन में परमाणु बम तैयार हुआ था। तो भारत के मिसाइल वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति रहे थे, लेकिन पहले मुस्लिम राष्ट्रपति नहीं थे। इनके नाम पर देश को गर्व है। और जो व्हीलर द्वीप है उड़ीसा का, उसको अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से अब जाना जाता है। बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे। इसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद देश के मुस्लिम राष्ट्रपति थे, लेकिन पहले मुस्लिम राष्ट्रपति नहीं, दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इनके कार्यकाल में ही नेशनल इमरजेंसी की घोषणा अशांति के आधार पर, आंतरिक अशांति के आधार पर की गई थी 1975 में। कब? 1975 में। यानी कि ये दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे, लेकिन पहले नहीं। और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, पहले और दूसरे दोनों मुस्लिम राष्ट्रपतियों की पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन दोनों ऐसे मुस्लिम राष्ट्रपति थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। विशेष ध्यान रखिएगा। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से और हम आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर गमन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर आपके सामने। आज का तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने है और क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, भाषाओं का संबंध संविधान की किस अनुसूची से? भाषाओं का संबंध संविधान की किस अनुसूची से, ये आपको बताना है। विकल्प ए भाषाओं का संबंध संविधान की किस अनुसूची से? विकल्प ए पहली अनुसूची, विकल्प बी दूसरी अनुसूची, विकल्प सी 7वीं अनुसूची और विकल्प बी डी 8वीं अनुसूची। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 4 विकल्पों में से वो अनुसूची बतानी है जिसमें भाषाओं का उल्लेख है। जैसा कि मैं आपके उत्तर ले पा रहा हूं, आप सभी लोग एक स्वर से आंसर दे रहे हैं 8वीं अनुसूची। बिल्कुल सही जवाब है आपका। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाओं का? 22 भाषाओं का उल्लेख है। 22 भाषाएं। देखिए, इसमें जो पहली अनुसूची है इसमें भारत के राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई है। किसकी चर्चा की गई है? भारत का राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई है। आपकी जो दूसरी अनुसूची है इसमें विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन और भत्तों की चर्चा है। आपकी जो 7वीं अनुसूची है वो विषयों को डिवाइड कर रही है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में। किसकी चर्चा कर रही है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।
और तीसरी सूची कौन सी, समवर्ती सूची। तीनों सूचियों में शामिल विषयों की चर्चा 7वीं अनुसूची कर रही है। समवर्ती सूची के विषय, इनके अंतर्गत आने वाले विषयों की चर्चा कौन सी अनुसूची कर रही है, 7वीं अनुसूची। तो फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। बहुत अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 4 की स्टार्टिंग हो रही है आपके सामने। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर आपके सामने। राष्ट्रपति महोदय किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकते हैं? राष्ट्रपति महोदय सर्वोच्च न्यायालय से किस अनुच्छेद के तहत सलाह मांग सकते हैं? विकल्प ए अनुच्छेद 21, विकल्प बी अनुच्छेद 19, विकल्प सी अनुच्छेद 143 और विकल्प डी अनुच्छेद, इनमें से कोई नहीं। 4 विकल्प आपके सामने, फटाफट से जवाब दीजिए। राष्ट्रपति महोदय सर्वोच्च न्यायालय से किस अनुच्छेद के तहत सलाह मांग सकते हैं? फटाफट से बताइए, जबरदस्त तरीके से जवाब दीजिए। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का। विकल्प सी इस प्रश्न का सही जवाब है। देखिए अनुच्छेद 21 जो है वो जीवन जीने की स्वतंत्रता की चर्चा करता है। जीवन जीने की स्वतंत्रता। इसके बाद आर्टिकल 19 6 स्वतंत्रताएं इसके अंतर्गत प्रदान की गई हैं। 6 स्वतंत्रताएं, ये भी स्वतंत्रता की चर्चा करता है। और आर्टिकल 143 के तहत लोकहित के किसी मुद्दे पर, जो लोकहित पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ हो, उसके किसी मुद्दे पर राष्ट्रपति महोदय सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, यानी कि अगर उसकी इच्छा है तो देगा और नहीं है तो नहीं देगा। और अगर सलाह दे दी गई तो राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए भी बाध्य नहीं है। हो सकता है माने और हो सकता है नहीं माने, विशेष ध्यान रखिएगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। फटाफट से चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। चलिए, उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं गुरुजी पॉलिटी अभी कराई नहीं, इसके सवाल कैसे करा रहे हैं आप? मैं पॉलिटी सब्जेक्ट जो ईवीएस के अंतर्गत आती है उसके क्वेश्चन आज इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि पॉलिटी सब्जेक्ट से संबंधित इंटरेस्ट आपके अंदर पैदा करना है। क्योंकि अब भूगोल सेक्शन जो ईवीएस के अंतर्गत आता है वो कंप्लीट हो चुका है और अब हम शुरुआत करने वाले हैं पॉलिटी सेक्शन की। और पॉलिटी सेक्शन में अब इंटरेस्ट पैदा करना है आपको, और पॉलिटी सेक्शन के अंतर्गत का इंटरेस्ट पैदा करने के लिए मैं ये क्वेश्चन आपके सामने लाया हूं, जिससे कुछ इंटरेस्ट पैदा हो। अगली कुछ ही क्लासेस के बाद पॉलिटी स्टार्ट होने वाली है। ज्योग्राफी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, पर्यावरण 60% कंप्लीट हो चुका है और 40% जो पर्यावरण है शेष वो पॉलिटी सब्जेक्ट के साथ साथ रेगुलर क्लासेस में प्रतिदिन जैसे ज्योग्राफी के साथ साथ कराता था वैसे ही सिविक्स के साथ साथ पर्यावरण आगे बढ़ेगा। और इस प्रकार से आपका पॉलिटी, एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी 3 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए फटाफट से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने आ रहा है, देखिए। संविधान सभा का गठन निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर किया गया था? संविधान सभा का गठन निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर किया गया? चलिए देखिए, वेवेल योजना, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना और इनमें से कोई नहीं। 4 विकल्प आपके सामने। देखिए, भारत में जो संविधान सभा का गठन किया गया वो 1946 में 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। किसके तहत किया गया? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत किया गया। कैबिनेट मिशन योजना भेजी किसने थी? ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली की सरकार ने। देखिए 1945 में ब्रिटेन में चुनाव हुआ, आम चुनाव, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद। और इस 1945 के चुनाव में विंस्टन चर्चिल की जगह पर, किसकी जगह पर?
विंस्टन चर्चिल की जगह पर एक नई सरकार देखने को मिली और वो सरकार थी क्लीमेंट एटली की सरकार। किसकी सरकार थी भैया? क्लीमेंट एटली की सरकार थी। और ये क्लीमेंट एटली जो थे वो भारत समेत उन उपनिवेशों की स्वतंत्रता के पक्षधर थे जो लंबे समय में से स्वतंत्र होने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। तो इन्होंने भारत की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए, इस संबंध में सिफारिशें देने के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजा और कैबिनेट मिशन ने इस संबंध में सिफारिश दी कि भारत की संविधान सभा के लिए चुनाव का जल्द से जल्द आयोजन किया जाना चाहिए। और इसी मिशन की सिफारिश पर, जिसके अध्यक्ष पेंथिक लॉरेंस थे, इस मिशन की सिफारिश पर ही 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए। बिल्कुल सही जवाब है। आप सभी लोग भी विकल्प सी को अपना सही जवाब बता रहे हैं। बिल्कुल, चलते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से आप लोग। चलिए, बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की चर्चा करते हैं। छठा महत्वपूर्ण प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने। ऐसे लोकसभा अध्यक्ष जो बाद में निर्विरोध राष्ट्रपति बने, ऐसे लोकसभा अध्यक्ष जो बाद में निर्विरोध राष्ट्रपति बने, उनका नाम आपको बताना है। क्या नाम है उनका? ऐसे लोकसभा अध्यक्ष जो बाद में निर्विरोध राष्ट्रपति बने, उनका नाम बताना है। अटल बिहारी वाजपेयी, मीरा कुमार, नीलम संजीव रेड्डी और इनमें से कोई नहीं। 4 विकल्प आपके सामने हैं। चारों विकल्पों में से आपको छांटना है कि ऐसे लोकसभा अध्यक्ष कौन हैं जो बाद में निर्विरोध, बिना विरोध के राष्ट्रपति बन गए। आप बताइए, फटाफट से जवाब दे दीजिए। 4 विकल्प आपके सामने। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, आप लोग इस प्रश्न का जो सही जवाब दे रहे हैं, देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि अभी मैंने इस सब्जेक्ट को छुआ भी नहीं है और फिर भी आप लोग इस प्रकार से जो कमेंट करके सही से उत्तर दे रहे हैं, वो एकदम दिल को छू रहा है। आज दीपावली के दिन आप मेहनत में लगे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और जो सब्जेक्ट छुई नहीं है, अभी तक पढ़ी नहीं है आपने, उस सब्जेक्ट के सही सही जवाब दे रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, वेरी गुड। सारे स्टूडेंट प्रशंसनीय हैं, काबिल तारीफ हैं। आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का आप लोग जो जवाब दे रहे हैं वो है नीलम संजीव रेड्डी। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आप लोग दे रहे हैं। नीलम संजीव रेड्डी ही ऐसे लोकसभा अध्यक्ष थे जो बाद में निर्विरोध राष्ट्रपति बने, यानी कि राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए खड़े हुए और उनके अगेंस्ट में कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ और बिना किसी विरोध के राष्ट्रपति बन गए। अटल बिहारी वाजपेयी कभी राष्ट्रपति रहे ही नहीं, ये देश के प्रधानमंत्री थे। मीरा कुमार जो थी, देखिए मीरा नाम है इनका, मीरा कुमार जो थी वो देश की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। क्या थी? पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी भाई? ये पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी और पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार। इनके बाद जो नीलम संजीव रेड्डी हैं, यही इस प्रश्न का सही जवाब है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। मैं फिर आगे बढ़ता हूं और आगे बढ़ते हुए सीधे आपको लेकर चलता हूं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पर आपके सामने देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पर आपके सामने आ रहा है और क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? विकल्प 24, 25, 26, 27। 4 विकल्प आपके सामने। उन उच्च न्यायालयों की संख्या बतानी है जो वर्तमान में देश में हैं। उच्च न्यायालयों का कार्य क्या है? उच्च न्यायालयों का कार्य राज्य न्याय करना है। जब सबसे पहले हम जाते हैं जिला न्यायालय में, जिला न्यायालय में न्याय नहीं मिलता तब हम मध्यम न्यायालय यानी उच्च न्यायालय में जाते हैं, और उच्च न्यायालय में भी न्याय नहीं मिलता तब सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं। उच्च न्यायालय का प्रावधान के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 214 के अंतर्गत है और वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय देश में हैं। विकल्प 20 प्रश्न का सही जवाब है। देखिए 2013 में 3 नए उच्च न्यायालय बने और इस प्रकार उच्च न्यायालयों की संख्या 21 से 24 हो गई। और 2019 में 1 जनवरी 2019 में एक नए उच्च न्यायालय का गठन किया गया जिसका नाम था अमरावती हाई कोर्ट।
अमरावती हाईकोर्ट कहाँ के लिए न्याय करेगा? आंध्र प्रदेश रीजन के लिए। किसके लिए? आंध्र प्रदेश सर्किल के लिए। तो भैया इस प्रकार 1 जनवरी 2019 के बाद देश में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी हो गई? 20 यानी कि 25 हो गई। कितनी हो गई भैया? 20 यानी कि 25। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं 8वें महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। बहुत खूब, बहुत खूब। 8वां महत्वपूर्ण प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने आ रहा है। चलिए चर्चा जरा 8वें महत्वपूर्ण प्रश्न पर कर लेते हैं। और आज का 8वां महत्वपूर्ण प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने है। देखिए, वृक्षों एवं वनों को काटने से, वृक्षों एवं वनों को काटने से किस प्रकार की हानि होती है? वृक्षों एवं वनों को काटने से किस प्रकार की हानि होती है, ये आपको बताना है। और देखिए इसके लिए विकल्प ए आपके सामने है, वायुमंडलीय परिवर्तन। विकल्प बी, प्रदूषण का खतरा। विकल्प सी, भूमि संरक्षण। और विकल्प डी, उपयुक्त सभी। 4 विकल्प आपके सामने, और चारों विकल्पों में आपको छांटना है कि वृक्षों एवं वनों को काटने से किस प्रकार की हानि होती है। बताइए फटाफट। ये तो आपकी जद में है, आप बता सकते हैं इसको। और जैसा कि आप कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप सभी लोग। देखिए, वायुमंडलीय परिवर्तन, वृक्षों को काटने से बिल्कुल वायुमंडलीय परिवर्तन होगा, क्योंकि वायुमंडल को शुद्ध करते हैं, ये ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। सॉरी, ये जो वृक्ष हैं ये मृदा अपरदन को रोकते हैं, है ना। और अगर इनका कटाव होगा तो मृदा अपरदन नहीं रुकेगा। और वायुमंडल में कुछ गैसों को ये अवशोषित करते हैं, कुछ गैसों को उत्सर्जित करते हैं। और अगर हम वनों को या वृक्षों को काटेंगे तो निश्चित तौर पर अवशोषण और उत्सर्जन की उस क्षमता में कमी होगी, और निश्चित तौर पर वायुमंडलीय परिवर्तन देखने को मिलेंगे। प्रदूषण का खतरा, अगर वायुमंडल में परिवर्तन होगा तो निश्चित तौर पर वायु प्रदूषण देखने को मिलेगा। ये भी सही जवाब है। और भूमि संरक्षण, मैंने बताया था ना, मृदा अपरदन को रोकते हैं। वनों को आप काटोगे तो मृदा अपरदन होगा, जिससे भूमि संरक्षण की भी समस्या आपके सामने पैदा हो जाएगी। तो इन तीनों प्रकार की हानियां आपके सामने होंगी, और इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, यानी कि उपयुक्त सभी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, जैसा कि आप इस प्रश्न का उत्तर दे भी पा रहे हैं। बिल्कुल सत्य जवाब है आपका। चलते हैं 9वें महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर हम गमन कर रहे हैं। 9वें महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर आगे बढ़ रहे हैं। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलते हैं 9वें महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। 9वां महत्वपूर्ण प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने। देखिए, मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? मरुस्थल में थोड़ा सा इस प्रश्न में टेक्निकल मिस्टेक है, इस प्रश्न को हम छोड़ देते हैं। हालांकि अभी पिछली क्लास में ही हमने बताया था मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। बताइए फटाफट से। मरुस्थल में उगने वाले पौधे जेरोफाइट्स कहलाते हैं। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो सीधा सीधा चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण इस प्रश्न के सीधे सीधे उत्तर की हम चर्चा करेंगे। जेरोफाइट्स, विकल्प इसमें गलत टाइप हो गए हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर है जेरोफाइट्स। मेसोफाइट्स मैंने बताया था शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पतियों को कहा जाता है। किसको? शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पतियों को क्या कहा जाता है? मेसोफाइट्स कहा जाता है। द्विदिशीय, चतुर्दशीय और त्रिदिशीय, ये थोड़ा गलत टाइपिंग हो गई है, इसीलिए मैंने इस प्रश्न का सीधा सीधा आपको जवाब दे दिया है। आप विकल्पों पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। इस प्रश्न का सीधा सीधा उत्तर आप लिख लीजिए। क्या? जेरोफाइट्स। उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। सीधे हम चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आज का 10वां महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। वेरी गुड। चलिए, आज का 10वां महत्वपूर्ण प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने आ रहा है। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह हमने आपको बताया था, जब कई खाद्य श्रृंखलाएं जब आपस में मिलती हैं तो फूड वेब यानी खाद्य जाल का निर्माण होता है। और खाद्य जाल के अंतर्गत ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, ये आपको बताना है। मैंने बताया था खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशीय, सीधा सीधा एक दिशा में होता है। और जब कई खाद्य श्रृंखलाएं मिल जाती हैं
तो ऊर्जा का प्रवाह ओवरलैपिंग के कारण बहुत सारी दिशाओं में हो जाता है, और यही कारण है इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प। देखिए, एक दिशीय, द्विदिशीय, चतुर्दिशीय, त्रिदिशीय, इसमें बहुदिशीय ऑप्शन में नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सबसे सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा? चतुर्दिशीय, या ब्रैकेट में आप लिख लीजिएगा बहुदिशीय, चूंकि इसमें सबसे ज्यादा दिशाओं को इंडिकेट कर रहा है विकल्प सी, इसीलिए विकल्प सी को मैंने यहां पर सही उत्तर माना है। अदरवाइज इस प्रश्न का सही जवाब क्या होता? बहुदिशीय। क्या? बहुदिशीय। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद चलते हैं 11वें महत्वपूर्ण प्रश्न पर। इस प्रश्न का आप सभी साथियों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, बहुत सही जवाब आप सबका है। विकल्प सी को ही आप सही जवाब मान रहे हैं, विकल्प सी को ही सही जवाब बता रहे हैं, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। 11वां महत्वपूर्ण प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने। वायुमंडल का वह क्षेत्र, वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना बिजली का, आधा प्रश्न आ पाया है। देखिए, अब क्वेश्चन द्वारा पढ़ते हैं हम। वायुमंडल का वह क्षेत्र, वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली का कड़कना और तूफानों व आंधियों का होना पाया जाता है। वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें सारी की सारी मौसम संबंधी गतिविधियां घटित होती हैं, उसका नाम बताना है। विकल्प ए समताप मंडल, विकल्प बी क्षोभ मंडल, विकल्प सी मध्य मंडल, और विकल्प डी आयन मंडल। 4 मंडल आपके सामने, और जैसा आप जवाब दे रहे हैं बिल्कुल एकदम लॉलीपॉप प्रश्न लग रहा है आपको, लॉलीपॉप की तरह जवाब दे रहे हैं आप, बहुत अच्छे, वेरी गुड। इस प्रश्न का जो जवाब आप लोगों की तरफ से मुझे देखने को मिल रहा है वो बता रहे हैं आप सभी एक स्वर में, क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर। वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है, सबसे निचली परत, उसी निचली परत को क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर कहते हैं। और मौसम से संबंधित समस्त गतिविधियां, बादल, वर्षा, आंधी, तूफान, चक्रवात, प्रतिचक्रवात, ये सारी की सारी समस्त गतिविधियां जिस मंडल में घटित होती हैं उस मंडल का नाम है क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर। क्या नाम है उसका? क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर उस मंडल का नाम है। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं 12वें महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और अब 12वें महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। देखिए 12वां महत्वपूर्ण प्रश्न क्या कह रहा है, आपके सामने आ रहा है, जरा देखते हैं 12वां प्रश्न क्या कहता है। विश्व में सर्वाधिक लवणता, हाईएस्ट सैलिनिटी कहां पाई जाती है? विश्व में सर्वाधिक लवणता कहां पाई जाती है, ये बताना है आपको। बताइए, फटाफट से बता दीजिए, विश्व में सर्वाधिक लवणता कहां पाई जाती है? विकल्प आपके सामने, ग्रेट सॉल्ट लेक, मृत सागर, वॉन झील, और इनमें से कोई नहीं। 4 विकल्प आपके सामने, और चारों विकल्पों में सबसे ज्यादा लवणता कहां पाई जाती है? कॉपी से निकला हुआ प्रश्न है, आप जानते हैं, बिल्कुल सरल प्रश्न आपको लग रहा होगा। जल्दी से जवाब दीजिए फटाफट। और मैं देख पा रहा हूं आप जो सवाल का जवाब दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। एक तरफ से झड़ी लग जाती है, गलत जवाब कोई मेरा स्टूडेंट देता ही नहीं है, सारे के सारे स्टूडेंट बिल्कुल सही जवाब बताते हैं। और इस प्रश्न का जो जवाब आप बता रहे हैं वो टर्की की वॉन झील, 338 ग्राम प्रति 1000 ग्राम, 338 ग्राम प्रति 1000 ग्राम इसकी लवणता है। और इस लवणता के साथ टर्की की वॉन झील जो तुर्की देश में, वो सबसे ज्यादा लवणता वाला स्थान है। आप उतारिए फटाफट से। और इस प्रकार से विकल्प सी इस प्रश्न का सही जवाब है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए चर्चा करते हैं आज के 13वें महत्वपूर्ण प्रश्न की। लवणता मैंने आपको पहले भी बताई थी, सागरीय जल में घुले हुए जो जल का भार और उसके घुले हुए लवणों के भार का जो अनुपात है उसको लवणता या सैलिनिटी कहा जाता है, और इसको ग्राम प्रति 1000 ग्राम में डिनोट किया जाता है। चलते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, 13वां महत्वपूर्ण प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने आ रहा है। देखिए, जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है,
जिस अक्षांश या जिस लैटिट्यूड पर वार्षिक तापांतर यानी कि रेंज ऑफ टेम्परेचर, तापांतर का मतलब क्या, तापमान में अंतर सबसे कम है, जिस अक्षांश रेखा पर, जिस लैटिट्यूड पर, उसका नाम आपको बताना है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा और उत्तरी ध्रुव, 4 विकल्प आपके सामने। और देखिए सबसे कम तापांतर जिस रेखा पर पाया जाता है उसको मैं बता चुका हूं आपको, वो रेखा है भूमध्य रेखा, यानी कि 0 डिग्री लैटिट्यूड, जिसको इंग्लिश में इक्वेटर भी बोला जाता है, जिसको विषुवत रेखा भी बोला जाता है। सूर्य की किरणें वर्ष भर, क्या है, सूर्य की किरणें वर्ष भर जिस एक रेखा पर लंबवत चमकती हैं, सूर्य की किरणें वर्ष भर जिस एक रेखा पर लंबवत चमकती हैं, उस रेखा का नाम है 0 डिग्री की रेखा या भूमध्य रेखा। और यहाँ हमेशा गर्मी की ऋतु रहती है, ऋतुओं का परिवर्तन यहाँ नहीं देखा जाता है, और इसी कारण यहाँ पर बोला जा रहा है कि सबसे कम तापांतर यानी कि तापमान में अंतर यहाँ ज़्यादा नहीं रहता, इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब है भूमध्य रेखा। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं 14वें महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। आज का 14वां महत्वपूर्ण प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने आ रहा है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। चलिए, उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और बढ़ते हैं आज के 14वें महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। क्वेश्चन आपके सामने, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है? इस चीज की चर्चा मैं कर चुका हूं क्लास के बाद, जो पर्यावरण की टेबल में कराता हूं, उस टेबलों में विश्व में जितने भी घास के मैदान हैं, प्रेयरीज, पंपास, सेल्वास, लानोस, सवाना, वेल्ड, डाउन्स, सब की चर्चा कर चुका हूं। तो अब आपको बताना है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रमुख घास का मैदान क्या है। विकल्प आपके सामने, सेल्वास, पंपास, प्रेयरीज, स्टेपीज। आप बताइए फटाफट से इसका उत्तर क्या होगा। और जैसा उत्तर आप लोग दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप, बिल्कुल सही जवाब है सभी स्टूडेंट्स का, नाम लेने की आवश्यकता ही नहीं, सारे के सारे स्टूडेंट एक स्वर में जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब आपका। इस प्रश्न का जो सही जवाब आप लोग दे रहे हैं वो बता रहे हैं पंपास। क्या बता रहे हैं? पंपास। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में चौड़ा वृक्ष रहित घास का जो मैदान है वो पंपास है। देखिए सेल्वास भी दक्षिण अमेरिका में है, लेकिन वृक्ष इसमें पाए जाते हैं, और ये जो अमेजन बेसिन है उसको सेल्वास के नाम से जानते हैं, रबर के वृक्षों के लिए फेमस है। लेकिन हमें क्या बताना है? वृक्ष रहित यानी टोटल घास का मैदान जो है उसी को बताना है, इसीलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब वो क्या? पंपास। प्रेयरी कहाँ है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। और स्टेपीज कहाँ है? मध्य एशिया में है। मध्य एशिया में कौन से? स्टेपीज। और प्रेरीज कहाँ है? उत्तरी अमेरिका। और पंपास कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। विकल्प 14 में महत्वपूर्ण प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी, पंपास। चलिए, उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने आ रहा है, 15वां महत्वपूर्ण प्रश्न। 15वां महत्वपूर्ण प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने। रेंडियर किस बायोम का जंतु है? रेंडियर के बारे में बताना है, किस बायोम का जंतु है रेंडियर? विकल्प है, विकल्प नंबर 1 है टुंड्रा बायोम, विकल्प नंबर बी भूमध्य सागरीय बायोम, शीतोष्ण कटिबंधीय बायोम, और इनमें से कोई नहीं। 4 विकल्प आपको बताना है। रेंडियर कहाँ का जंतु है, किस बायोम का मुख्य जंतु है? और देखिए रेंडियर पाया जाता है बर्फीले इलाकों में, जो बर्फ से ढके हुए होते हैं। और उपरोक्त विकल्पों में जो क्षेत्र बर्फ से ढका रहता है वो क्षेत्र है टुंड्रा बायोम। कौन सा बायोम? टुंड्रा बायोम। उत्तरी ध्रुव के आसपास का जो क्षेत्र टुंड्रा बायोम के नाम से जाना जाता है, बर्फीला क्षेत्र है, और वहां पर एस्किमो जनजाति रहती है। एस्किमो जनजाति के जो घर हैं उनको इग्लू कहा जाता है, और एस्किमो जनजाति
का जो विशेष तौर पर उस इलाके का जो वन बायोम है उसमें जो विशेष प्रकार का जंतु रहता है उसका नाम क्या है? रेंडियर। क्या नाम है? रेंडियर। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। विकल्प ए इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए चलते हैं, आप लोग भी इस प्रश्न का सही जवाब विकल्प ए को ही दे रहे हैं, वेरी गुड। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने आ रहा है, चलिए जरा चर्चा करते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने 16वां महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, कनाडा में शीतोष्ण कोणधारी, गोलधारी नहीं, कोणधारी, कनाडा में शीतोष्ण कोणधारी वन काटने का व्यवसाय करने वाले, शीतोष्ण कोणधारी वन को काटने का वन व्यवसाय करने वाले लोगों को निम्नलिखित में से क्या संज्ञा प्रदान की जाती है? शीतोष्ण कोणधारी वन, शीतोष्ण कोणधारी वनों को काटने वाले लोगों को क्या संज्ञा दी जाती है, ये बताना है आपको। और आपके सामने विकल्प हैं, नंबर 1 लंबरजैक, कौन सा? नंबर 1 लंबरजैक, नंबर 2 मसाई, नंबर 3 बद्दू और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। फटाफट से जवाब दीजिए, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। बिल्कुल, अभी अभी हमने बात की एस्किमो जनजाति की, टुंड्रा प्रदेशों की, फिर वही क्वेश्चन वहीं से आ चुका है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग दे रहे हैं लंबरजैक, बिल्कुल सही जवाब है। 16वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है विकल्प ए लंबरजैक। देखिए, शीतोष्ण कोणधारी वनों में, वनों को काटने वाली जो लोग हैं उनको लंबरजैक की संज्ञा दी जाती है। कनाडा में जब भी गर्मी का मौसम आता है तो बर्फ पिघलने लगती है, और बर्फ पिघलने लगती है तो इग्लू जो बर्फ के घर होते हैं एस्किमो जनजाति के, वो ध्वस्त होने लगते हैं। और यही कारण है कि वो लोग अपना स्थान परिवर्तन करते हैं, और वो लोग जो कोणधारी वनों को काटकर अपना काम चलाते हैं उनको लंबरजैक की संज्ञा दी जाती है। जरा फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। 17वां महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है आपके सामने, 17वें प्रश्न पर चर्चा हम करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, मुझे उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। 17वें प्रश्न की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। देखिए, फिर एक बार क्वेश्चन बायोम से ही आ गया। विश्व के किस बायोम को प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय के क्रोड स्थल की उपमा दी जाती है? विश्व के किस बायोम को प्रमुख अन्न भंडार तथा क्रोड स्थल की, अन्न भंडार तथा क्रोड स्थल की संज्ञा दी जाती है? शीतोष्ण घास बायोम, उष्ण कटिबंधीय घास बायोम, भूमध्य सागरीय बायोम, और इनमें से कोई नहीं। 4 विकल्प आपके सामने, 4 विकल्प, और चारों विकल्पों में सही उत्तर आपको छांटना है। किस बायोम को अन्न भंडार की संज्ञा दी जाती है? और इसमें आप जानते हैं अन्न भंडार के लिए फेमस कौन कौन से घास स्थल है, बताइए। स्टेपीज, प्रेयरीज, और स्टेपीज और प्रेयरीज दोनों किस प्रकार के घास स्थल हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय। यानी कि इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या है? शीतोष्ण घास बायोम। क्या हो जाएगा? शीतोष्ण घास बायोम इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और आप सभी लोग इतना प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। बहुत अच्छी तरीके से आप प्रश्नों का, एक एक प्रश्न का बहुत सटीकता से जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। बढ़ते हैं 18वें महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। 18वां महत्वपूर्ण प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने आ रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिए, 18वां महत्वपूर्ण प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने, निम्न वृक्षों में कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? यूकेलिप्टस, जलकुंभी, बबूल, कीकर। 4 विकल्प आपके सामने, और पर्यावरणीय संकट के नाम से जिस वृक्ष को जाना जाता है उसका नाम आपको बताना है। पर्यावरणीय संकट जिस वृक्ष को माना जाता है उसका नाम आपको बताना है। देखिए, 4 विकल्प आपके सामने, और आप जवाब दीजिए, मैं जवाब लूंगा आपका। इस प्रश्न का आप लोग जो जवाब दे रहे हैं वो बिल्कुल सही जवाब है। यूकेलिप्टस को पर्यावरणीय संकट माना जाता है।
देखिए यूकेलिप्टस का पौधा विशेष तौर पर नीलगिरी क्षेत्र में पाया जाता है, नीलगिरी पहाड़ियों में पाया जाता है। यूकेलिप्टस पौधे से जो तेल निकाला जाता है वो उत्तेजकता को बढ़ाने के लिए काम में लाया जाता है। इसको नीलगिरी वृक्ष भी कहा जाता है। इसकी एक विशेषता होती है कि इसकी जड़ें काफी गहरी होती हैं और काफी गहराई से जाकर पानी का अवशोषण करती हैं। इसके जीवन यापन के लिए जल की ज्यादा आवश्यकता होती है। और अगर कहीं यूकेलिप्टस के वृक्ष काफी ज्यादा मात्रा में हैं तो इसका मतलब है उस क्षेत्र के भूमि जल स्तर में गिरावट आएगी, और भूमि जल स्तर गिरेगा तो ये अन्य वृक्षों के लिए खतरा बन जाएगा, और इसीलिए इस वृक्ष को पर्यावरणीय संकट माना जाता है। जो मैंने वनस्पतियां आपको कराई थी उन वनस्पतियों के अंतर्गत इस यूकेलिप्टस नामक वृक्ष को भी जोड़ लीजिएगा, और वहां लिख लीजिएगा नीलगिरी क्षेत्र में, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल वाले इलाके में पाया जाता है। नीलगिरी वृक्ष भी इसको कहते हैं। और ये पर्यावरणीय प्रदूषण संकट इसलिए है क्योंकि अंदर से काफी गहराई में जाकर जल को अवशोषित करता है, और जल को अवशोषित करके अन्य पौधों के लिए खतरा बन जाता है। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आज का 19वां महत्वपूर्ण प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने आ रहा है। देखिए 19वां महत्वपूर्ण प्रश्न, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, सर्वाधिक बायोडायवर्सिटी कहां पाई जाती है? शांत घाटी, कश्मीर घाटी, सूरमा घाटी, फूलों की घाटी। 4 विकल्प आपके सामने। जैव विविधता का भंडार कौन सा क्षेत्र है आपको बताना है फटाफट से। और जैसा कि आप बता रहे हैं, मैं इस चीज़ की चर्चा पहले कर चुका हूं, आप लोग भी सही जवाब दे रहे हो बेटा, बिल्कुल सही जवाब है आपका। सभी एक स्वर में, सभी लोग एक स्वर में जो जवाब दे रहे हैं वो बता रहे हैं शांत घाटी, शांत घाटी। भारत में मैंने जब घाटियां कराई थी तो आपको बताया था फूलों की घाटी किस लिए फेमस है, उत्तराखंड में है, और फूलों की विशेष प्रजातियों के लिए फेमस। और शांत घाटी केरल में है, ये जैव विविधता के लिए फेमस है। शांत घाटी वाला क्षेत्र कहाँ पे पड़ रहा है? पश्चिमी घाट क्षेत्र में, केरल वाले इलाके में। और ये क्षेत्र 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है जहाँ जैव विविधता प्रचुर रूप से पाई जाती है, और जैव विविधता का भंडार इसको कहा जाता है। तो जैव विविधता के भंडार के लिए शांत घाटी फेमस है। और जैव विविधता का मतलब होता है प्रजातियों की विविधता। पिछले कई दिनों से मैं जैव विविधता का अर्थ आपको बताने में लगा हुआ हूँ। इसको एक टॉपिक के रूप में भी आपको समझाऊंगा। मैं निश्चित तौर पर इसकी पूरी की पूरी एक क्लास लूंगा और पूरे टॉपिक की तरह इसको समझाऊंगा। चलिए चर्चा करते हैं आगे। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की आप स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए, और पूरी उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है आज का 20वां महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए 20वां महत्वपूर्ण प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने। सलीम अली किस क्षेत्र से संबंधित थे? हाथी विशेषज्ञ थे, बाघ विशेषज्ञ थे, पक्षी विशेषज्ञ थे, वन्य प्राणी विशेषज्ञ थे। 4 ऑप्शन आपके सामने, और चारों ऑप्शनों में आप जिस ऑप्शन को लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। आपने सुन रखा होगा सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा में। कहाँ पे? सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा में। तो इस अभ्यारण्य के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ थे। कौन थे? पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ थे, और सम्मानित पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ थे। मैंने जब पर्यावरण से संबंधित प्रमुख व्यक्तित्वों की चर्चा आपके सामने की थी तब भी इनका नाम स्पष्टतया आपके सामने लिखा था, लिया भी था। तो वहां से भी आप समझ गए होंगे कि पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ थे। और इस प्रकार एक के बाद एक जबरदस्त 20 प्रश्नों का संकलन आपने देखा, और सारे के सारे प्रश्नों को आपने नोट भी किया। आपको मैंने स्क्रीनशॉट लेने का पूरा अवसर दिया, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आज का अंतिम प्रश्न था। इसके बाद आप दीपावली मनाइए धुआंधार तरीके से। और दीपावली मनाते समय एक विशेष ध्यान रखें कि दीपावली पर विशेष तौर पर दीपक आपको खरीदने हैं, और दीपकों से, मोमबत्ती से नहीं, दीपकों से घर को सजाना है। गरीब समुदाय जो दीपक बनाता है वो उसका विशेष ख्याल रखिएगा। चाइनीज माल लेने से बचिएगा, पटाखे कम से कम चलाइएगा, पर्यावरण को कम से कम प्रदूषित करना है आपको। और विशेष तौर पर दीपकों वाली दीपावली आप मनाना, विशेष ध्यान रखना। अपने जो भाई हैं जो आपके घर को
उजालों से भरने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनका विशेष ख्याल रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा दीपक खरीदिए, पटाखे कम से कम खरीदिए और चाइनीज़ सामान कम से कम लाइए, क्योंकि आपके पैसे से आपके ऊपर ही बम फोड़ता है चाइना। पाकिस्तान का सपोर्ट करता है, विशेष ध्यान रखिएगा। और एक बार फिर से दिल से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं जानता हूं कि आप सभी को दीपावली के बहुत सारे काम कर रहे हैं, इसीलिए मैं क्लास को लंबा नहीं खींचूंगा। आपके लिए आज इतना ही बहुत था। मुझे भी आप इजाज़त दीजिए, मुझे भी दीपावली से संबंधित बहुत सारी तैयारियां करनी है, इसीलिए मैं चलता हूं। जय हिंद, जय भारत। परसों फिर एक ज़बरदस्त धमाकेदार टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हैप्पी दीपावली, हैप्पी दीपावली।